वेलकम बैक आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक। आप बजट ट्रांसमिशन देख रहे हैं, बल्कि जो पोस्ट बजट जो है ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बताया गया जो हालात थे मुल्क की, जो इकॉनमी की सूरत हाल थी, जो आपकी माशी सूरत हाल की, सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, इन हालात के अंदर इसे बेहतर बजट नहीं आ सकता था। ऑल दो अपोजिशन की जानिब से बजट को IMF का बजट करार दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बजट में रिलीफ दिया गया है। खाद जो है उसकी कीमत पर कोई टैक्सेस वगैरह वहाँ नहीं लगाए गए। जो अद्वियात हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, उन पर कोई टैक्सेस वगैरह उनमें इजाफा नहीं किया गया। लेकिन बहुत से शोबाजात ऐसे हैं जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग है, जो आपका IT सेक्टर है, जो आपकी जो फ्री लॉन्सिंग है, ये जो शोबाजात हैं इनको पहली बार कह लें कि आप कि टैक्स के अंदर, टैक्स नेट के अंदर इनको शामिल किया जा रहा है। तो इस पर भी मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही है। और साथ साथ जो खरीदो फरोख्त है प्रॉपर्टी की, उसमें भी कुछ आसानियाँ मिली हैं। जो उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ थी उनमें कुछ कमी लेकर आई है हुकूमत। अब जो मुख्तलिफ शोबाजात, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, माजी में जो हम देखते आए हैं कि जो पहले बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से टैक्सेस लगाए गए थे, तो उनमें कुछ देख रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा। अब देखते हैं कि उसमें कितनी मजीद बेहतरी आती है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबका था, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आज उनको एडमायर भी किया गया। बताया गया कि पिछले बजट में उनको पर खासा बोझ डाला। एक बड़ा फिगर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उनसे हमने टैक्स जो है कलेक्शन की है, लेकिन अभी मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। स्लैब वाइज जो है हम देख रहे हैं कि आने वाले जो बजट है इसके अंदर जो बताया गया है कि उसमें जो आने वाली आपकी तनख्वाहें होंगी जो तनख्वाहदार तबके की, उसमें उनको कुछ ना कुछ समो रिलीफ मिलेगा। साथ साथ जो हुकूमती जो आप देखते हैं सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। पेंशन जो है उसमें 7% इजाफा किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि उसके ऊपर किस तरह की जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ज़ाहिर ख्याल करते हैं, क्योंकि जो हालात थे मुल्क की सियासी सूरत हाल थी, जो मुआशी सूरत हाल थी, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, तो उसमें क्या इससे बेहतर बजट आ सकता था, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राना आतिफ साहब, आप रुकने कौमी असम्बली हैं, बाकी इंसाफ से ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ कैसर अहमद शेख साहब भी हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर हैं। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं। इसके साथ साथ आबिद सुलैह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, इकोनॉमिस्ट हैं। तोरान साहब आप स्टूडियो में मौजूद है, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। तो ये बता दें कि आज जो बजट जिस तरह पेश किया गया, अपोजिशन ने ये रवायती तौर पे हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट पेश करती थी तो उस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है उस टाइम ये अपोजिशन में थी, एहतजाज करते थे। एक जो रवायती किस्म का एहतजाज, रवायती किस्म की जुमलाबाजी, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो क्या हालात थे, इन हालात में इससे बेहतर बजट भी आ सकता था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हालात तो बड़े नॉर्मल हैं। देखें जितने मुश्किल हालात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, उससे ज़्यादा मुश्किल हालात तो नहीं है। हमें 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, आप तारीखी कर्जे थे हर लिहाज से, और 1.25 साल बाद तकरीबन कोविड आ गया था जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वबा थी, जब तमाम दुनिया की इकॉनमीज़ श्रिंक कर गई थी। मैं दुनिया में कोई मुल्क नहीं जिसकी इकॉनमी तब श्रिंक नहीं की थी, तो तब दुनिया को अपने बहुत ज़्यादा कर्जे लेने पड़े अपनी इकॉनमीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए। उससे बुरे हालात तो नहीं थे। हालात तो हमने देखे कि 2022 अप्रैल के बाद पाकिस्तान के ख़राब होना शुरू हुए माशी तौर पर। मैं आपके सामने देखें, इकॉनमी की अच्छी चीज़ ये है कि इस पर आप डाटा के साथ, आप नंबर्स के साथ लोगों को आगाह कर सकते हैं। बिल्कुल। देखें आप जानते हैं कि जब हमारी हुकूमत जब एक हुकूमत इंस्टॉल की गई सिंध हाउस में ख़रीदो फरोख्त करके, लोगों के ज़मीर ख़रीद के, ठीक है, तो उससे पहले जो उस साल मईशत 6.3% पे ग्रो कर रही थी, उससे पिछले साल 6% पे। ये 20 साल बाद ऐसा हुआ था कि 2 लगातार साल मईशत 6% पे ग्रो की थी। इससे पहले 2004-05 और 2005-06 में ये हुआ था। उसके बाद 20 साल ऐसा नहीं हुआ था, तकरीबन 19-20 साल। तो मईशत तो आगे बढ़ रही थी। हमारी जो GDP का मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्टिंगली जो हमारे आखिरी साल जो 2021-22 की जो इकनॉमिक ग्रोथ थी, ये जो 3 साल की जो टोटल इकनॉमिक ग्रोथ मिला लें, 3 साल इकट्ठे कर लें, तो ये 4.5% बनती है, तकरीबन 4.5। अच्छा, और वो भी अगर बजट देखा है, इसमें कौन कौन से सेक्टर ऐसे जब बेहतरी हो सकती थी? क्योंकि आप लोगों ने भी पूरा वर्क किया होगा कि अपोजिशन पार्टी की प्लानिंग की होगी, पूरा जब इकोनॉमिक सर्वे आया उसको देखा होगा, आज बजट की स्पीच भी आपने सुन ली, तो कौन कौन से शोबाजात ऐसे हैं जहाँ हुकूमत बेहतरी कर सकती थी? क्या रिकमेंडेशन? देखिए हम तो अब किसी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से आप बात कर लें, वो को बताएगा कि जो GDP की जो शरह नमू थी वो 2% मैक्सिमम से ऊपर नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि जैसे ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब इन्होंने नंबर जहाँ हर जगह ये हेर फेर करते हैं तो यहाँ पे भी किया, लेकिन हम इनके नंबर को भी अगर मान लें तो मैंने कहा कि ये जो 3 साल की जो एवरेज जो एग्रीगेट ग्रोथ होती है, अगर 3 सालों को एवरेज कर लें जब से ये आए हुए हैं,
पाकिस्तान की 1.65% इकनॉमिक ग्रोथ है, जो पाकिस्तान के 78 सालों के किसी 3 सालों के अंदर ये लोएस्ट इकनॉमिक ग्रोथ है। तो मुझे बात बताएं, टैक्सेस आपने 3 सालों में डबल कर, देखें इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये है कि जब टैक्सेस उस हिसाब से बढ़ते हैं तकरीबन चलें आप डबल रेट हो सकता है जो आपकी मईशत की ग्रोथ का रेट हो। मईशत तो सुकड़ रही है, मईशत तो बढ़ नहीं रही और टैक्सों की भरमार है। और टैक्सों की भरमार मैं आपको बताऊँ कैसे है। देखें पेट्रोलियम लेवी जो हमारे दौर के अंदर 15 से 17 रुपए पर लीटर होती थी, इस साल उन्होंने 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी फी लीटर जो कैप थी वो खत्म कर दी, वो अब 100 रुपए तक अब वो 100 रुपए से ऊपर चले जाएगी। देखें जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिस रेट से आपका पेट्रोलियम की प्राइसेस और ये टैक्स बढ़ाएंगे, महंगाई उससे डबल स्पीड से बढ़ती है। आप देखिएगा इन्फ्लेशन इस साल होएगी। दूसरी चीज़ ये तकरीबन 1300 रुपये इस साल इकट्ठा किया, जो पिछला साल अभी 30 जून को जो साल गुजरेगा, और इसके बाद जो अगले साल चुनी दिया कि पर लीटर 100 रुपया लीटर। देखें आपका जो मजदूर है, किसान है, आपका जो मोटरसाइकिल वाला है, चिंची वाला है, रिक्शे वाला है, एक तो उनकी जो उनके लिए महंगाई होगी। उसके बाद जो आपकी बिजली के नर्ख हैं, क्योंकि आपकी जो बहुत बड़ी जो तादाद है आपके जो पावर प्लांट्स की है वो इस पे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो वो पेट्रोलियम मसरूआत की जो कीमतें हैं, जो डायरेक्टली जितनी कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा फारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं। एक चीज़ उसमें मैं ऐड कर दूँ, ये एक बड़ी चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है वो बड़ी नीचे आ गई है। ऐसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्फ्लेशन का देखें जो पिछले 2 साल गुजरे हैं उनमें इन्फ्लेशन तकरीबन 30% इन्फ्लेशन रही है। ठीक है, पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर ये जो कह रहे हैं लोएस्ट है, और भाई पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर 2 कंसेक्टिव ईयर 30% इन्फ्लेशन कभी भी आज तक नहीं हुई थी, जंगों के ज़माने में भी नहीं हुई थी। तो जब इन्फ्लेशन इतनी हाई जाती है तो उसके बाद लोगों की क्योंकि कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है तो चीज़ों की जो एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे आनी शुरू होती है, इसलिए वो कुव्वत ख़रीद भी लोगों की कम हो जाती है। तो अगर आप 3 सालों के एवरेज इन्फ्लेशन रेट भी लेना, वो भी पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है, वो भी 22% बनता है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है हुकूमत क्रेडिट किसी तरह इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ इन्होंने देखें, जीडीपी ग्रोथ इन्होंने टारगेट रखा था 4.5%। ये भी पहली दफा हुआ है कि इन्होंने हमने 3 सालों में जितना जीडीपी का टारगेट हमने रखा था हमने उसे ओवर अचीव किया, हमने उसे अचीव किया। इन्होंने जितना 3 सालों में जीडीपी का टारगेट रखा हमेशा तकरीबन उसका आधा भी इन्होंने अचीव नहीं किया। तो ये जो बजट स्पीच थी, देखें ये तो मुझे पिछले साल की बजट स्पीच जो औरंगजेब साहब आज कह रहे थे बड़ा मेरे लिए तारीखी लम्हा है कि मैं दूसरा बजट पेश कर रहा हूँ, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। अगर किसी को आप स्पीच सुना दें उसे बताएं ना कौन से साल की, वो कहेगा ये वही है। सारी चीज़ आपको सेम लग रही है और बिल्कुल IMF का ये बजट था। आज का जो बजट था, जो हमने इकॉनमी की सूरत हाल हमने देखी कि पिछले कुछ सालों में क्या कुछ होता रहा है, साथ में जो इसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो भी आपके सामने है। क्या एक इन हालात के मुताबिक ये बेहतर बजट है या इसमें कुछ बेहतरी आ सकती थी मजीद भी? देखिए पिछले 15 साल से जो बजट आ रहा है, और मैंने 15 साल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 15 साल पहले 18वीं तरमीम जो है उसका नफाज आ गया, उसकी फाइनेंशियल क्लॉजेज सामने आ गई। अब पिछले 15 साल से जो बुनियादी ढांचा है बजट का वो उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, और उन 15 सालों में हमने तीनों सियासी जमातों को देखा हुकूमत बनाते हुए। देखिए आज इस बजट में ऐलान किया गया कि हुकूमत की आमदन या विफाकी हुकूमत की आमदन 17,600 अरब हो, और फिर बताया गया कि 8,000 अरब जो है वो मुख्तस कर दिया गया है सूद की मद के लिए, सूद की सर्विसिंग के लिए, और 8,000 अरब तकरीबन सूबों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचा, ये खाली हो गई। ये बुनियादी ढांचा पिछले 15 साल से चल रहा है। अब विफाकी हुकूमत जिसके पास इन 2 इखराजात के बाद कुछ नहीं बचता, उससे कुछ भी तवक्को करना कि वो रिलीफ दे देगी या कोई वो नया इक़दाम ले आएगी और वो खुशहाली ले आएगी, वो कंसेशंस मिल जाएंगी, वो मेरा ख्याल है तवक्को रखने वालों की गलती है। तो असल मसला ये है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो PMLN की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत के हाथ बंधे हैं, और वो हाथ बांधे हैं 18वीं तरमीम में। एक तो वो हथकड़ी लगी है, दूसरी हथकड़ी लगी है हुकूमती इदारे और उनके नुकसानात। और ये मैं नुकसानात की बात कर रहा हूँ दोबारा से, तीनों सियासी जमातें हुकूमतें बना चुकी हैं, और आप समझिए कि PIA के नुकसान तीनों पिछले 20-25 साल से कोई 830 अरब रुपए के नुकसान PIA ने कर दिए। आपका और मेरा टैक्स इकट्ठा करती है विफाकी हुकूमत और वो PIA के नुकसानात में डबो देती है। और पिछले 25 सालों में कोई 1 दर्जन वज़राए आज़म आए, और वो वज़राए आज़म तीनों सियासी जमातों में से थे, और औसतन हर वज़ीर आज़म तकरीबन 70 अरब रुपए का सिर्फ PIA में नुकसान करता रहा।
बिजली के शोबे में नुकसान हो रहा है, जो मजबूरी नुकसान है वो कोई 2400 अरब पे पहुंच गया है। तो ये जो 4 बड़े हाथी जिनको मैं कहता हूँ, एक बिजली का हाथी, एक PIA का हाथी, एक पाकिस्तान स्टील का हाथी और एक है पास्को का हाथी। यानी कि हुकूमत गंदम खरीदती है, फिर उसके बाद वो गंदम जब बेचने जाते हैं तो कहते हैं कि जी वो तो गंदम चूहे खा गए हैं। 900 अरब का वहाँ पे हमने नुकसान कर दिया। तो जो बुनियादी ढांचा है 15 साल से विफाकी बजट का, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंतजामी मामलात हुकूमत को जो है बेहतर करने चाहिए, बल्कि आपने वज़ीर आज़म का जिक्र कर लिया, वज़ीर ख़जाना गिन लें तो वो भी दर्जन से ज़ायद होंगे जो इस पूरे टाइम पीरियड में अब जो 3 टेन्योर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आके परफॉर्म करके गए हैं। मतलब किसी ने भी बेहतरी की जानिब नहीं गामजन हुए या चीज़ों को ठीक जो ट्रैक पे नहीं डाला। देखिए, अगर जो बजट की स्पीच है पिछले 15 सालों की, वो 3 कैटेगरीज में आती है। उसमें पहले अपनी कामयाबियां जो हैं वो गिनवाई जाती हैं, उसके बाद कुछ इशारे दिए जाते हैं कि फ्यूचर की सिमत क्या होने वाली है, और फिर बेतहाशा सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अब कुछ तो वाकई में कुछ हकीकी कामयाबियां हैं इस हुकूमत की। देखिए, अफराते ज़र की शरह जो है वो वाकई में डबल डिजिट होती थी और अब वो सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। जो रुपी और डॉलर की पैरिटी थी, रुपी और डॉलर का रेट था, वो पिछले कई महीनों से स्टेबल है। जो एक आप समझिए तारीखी तौर पे हमेशा रुपया जो है वो गिरता चला जाता था। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3 अरब के थे और आज 9 अरब के हो गए हैं। जो रेमिटेंसेस थी, जो पाकिस्तानी के बाहर से पैसे पाकिस्तान आते थे, वो उनमें कोई 3 से 4 अरब डॉलर की सालाना उनमें इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट जो हैं वो 29-30 बिलियन की होती थी, वो कोई 32-33 अरब डॉलर पे पहुंच गई हैं। तो सिक्के के दोनों रुख जो हैं वो सामने रखना ज़रूरी हैं। कामयाबियां ज़रूर हैं, और एक मुझे जिस चीज़ की खुशी हुई, ऐलान किया गया है कि जो टैक्स का गोशवारा है, आप यकीन कीजिए कि मैं अपना टैक्स का गोशवारा खुद नहीं भर सकता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो ऐलान किया है वज़ीर ख़जाना ने कि उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और आपको शायद टैक्स एक्सपर्ट की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। मतलब आप घर बैठे कोशिश करें तो आप उसको थोड़ा सा रीड कर लें तो आप इजीली उसको जो है फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बता रान साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दावत दी जा रही है कि सरमायाकारी मुल्क के अंदर आए, गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, लोकल जो सरमायाकार है उनका भी ट्रस्ट कोई बहाल हो, वरना यहाँ पे फ्लाइट टू कैपिटल बड़ा होता रहा, माजी में हमने देखा इंडस्ट्री यहाँ से पाकिस्तान से शिफ्ट होती रही। ऑन द अदर साइड पूरी जो इकॉनमी है वो टैक्स बेस्ड इकॉनमी है, तो वाई के कोई सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, लोकल भी सरमायाकारी, इतने हैवी जो टैक्सेस हैं वो क्यों नहीं दुनिया में कहीं और जाएगा? देखिए, ये डॉक्टर साहब ने अभी 2-3 बातें की, मैं थोड़ा सा उस पर ज़रा पहले कमेंट कर दूं आपके सवाल पे आने से पहले। इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ी। देखें, पहले एक्सपोर्ट पहले देखें कि आपने ये तनाज़र देखना होता है कि ये 3 साल से जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, हमने 2022 के अंदर जो एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान की 32 बिलियन डॉलर थी। इस साल हम 32 बिलियन डॉलर पर ख़त्म करेंगे। तो 3 साल के अंदर पहले साल उन्होंने 4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम कर दी, उसके बाद फिर अगले 2 साल उन्होंने बढ़ा के 32 बिलियन डॉलर पे ले गए। तो इसका मतलब कि 3 सालों में आपकी जो रियल एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो ज़ीरो है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2013 से लेकर 18 तक जब ये नूनी की गवर्नमेंट थी तब इन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम कर दी थी। 24.5 बिलियन डॉलर पे पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी और इन्होंने 23 बिलियन डॉलर पे 2018 पे छोड़ी थी, जो कि हमने 3 साल में 9 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा दी थी। आप चेक कर लें कि पाकिस्तान में किसी 3 सालों में एक्सपोर्ट 9 बिलियन डॉलर इतनी नहीं बढ़ी थी। तो पहली बात तो मैं एक बताऊँ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, किसी भी मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन होता है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि वही लोगों को रोज़गार देती है, और स्मॉल स्केल जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो लार्ज स्केल को सपोर्ट कर रही होती है। तो लार्ज स्केल तो आपकी 3 साल से आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगली बात, कर्ज़ों का आप हुजम देख लें। 2008 के अंदर पाकिस्तान को जो कर्ज़ों का मजमूई हुजम था वो तकरीबन 6000 अरब था। आज पाकिस्तान के कर्ज़ों का जो मजमूई हजम है वो 78,000 अरब रुपया है। इसका मतलब है कि अगर आप 3 साल हमारे निकालें, जिसमें कोविड भी था 3.5 साल, उसमें हमने 18,000 अरब कर्जा लिया था। इन्होंने इस दौरान अगर वो आप निकाल दें तो तकरीबन इन्होंने 54,000 नहीं, तकरीबन इन्होंने उससे भी ज़्यादा 55,000 अरब रुपये का कर्जा लिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग।
और पिछले 3 सालों के अंदर जो इन्होंने कर्जा लिया तकरीबन वो 30,000 अरब रुपए से ऊपर का कर्जा है। अजनान साहब, जब कि आम पाकिस्तानी बैठ के बात और आखिरी ये भी सोचता होगा ना कि यहाँ हमारी हुकूमतें, हमारी जो पॉलिटिशियन है वो बैठ के बात कर रहे हैं, इस पे मतलब डिबेट हो रही है कि तुमने ज्यादा कर्ज लिया कि मैंने ज्यादा कर्ज लिया, मतलब कि जिस तरह अभी फारूक साहब फरमा रहे थे कि सबने मिलकर कहीं ना कहीं सामो अपना हिस्सा डाला हुआ है। परफॉर्मेंस पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिशियन की परफॉर्मेंस यहाँ तक पहुंची है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, जो पिछले 1985 ऑनवर्ड जो 25-26 साल जो हुकूमत की है, पिछले 37 सालों के अंदर 25 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग ने की है, वफाक और सूबों के अंदर मिलके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 3 साल हुकूमत की। तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की, इनको मैं तो अपनी परफॉर्मेंस गिना रहा हूँ। आखिरी बात करना चाहूंगा, जो आपका जो किसान है, सिर्फ आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ गन्नम की जो फसल है उसमें किसानों को 2200 अरब रुपए का 1 साल के अंदर नुकसान हुआ। तो मेरे भाई, मैं जो बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमी का कोई इंडिकेटर है, मुझे आप ये बता दें कि वो कि उसमें बेहतरी क्या मतलब। एक तो आप पहली चीज़ को ख़राब कर दें। मैं हमेशा इसकी मिसाल देता हूँ कि पहले आप किसी मरीज़ का तमाम उसका इलाज करें कि उसकी हर चीज़ ख़राब हो जाए, उसमें फिर एक चीज़ खुद ही ठीक हो जाए या कोई, तो आप कहें देखें जी मैंने मरीज़ की एक चीज़ सही कर दी। भाई, पहले हर चीज़ आपने खुद पहले ख़राब कर दी है। शेख साहब, ये पूरी जो हमने आज स्पीच देखी है, जो पूरा बजट देखा है, टैक्सेस जो हैं, सारा फोकस जो है टैक्सेस पे है, तो ग्रोथ कैसे होगी? मतलब कैसे, आप सरमायाकारी के वजीर भी हैं, कैसे सरमायाकारी आएगी? कोई बैरूनी सरमायाकारी, लोकल जो इन्वेस्टर है वो क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा जब इतने टैक्सेस देने हैं? दुनिया में कई डेस्टिनेशन ऐसे जहाँ पे बहुत कम मिनिमम टैक्सेस है और वहाँ जाके वो काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी ये आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इस वक्त तो जो हम नए स्कीम कर रहे हैं ना, SIZ जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो हैं, उसमें 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है और 10 साल के लिए 0% इनकम टैक्स, 0%, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। और फेडमेक जैसे इंडस्ट्रियल जोन में 1 करोड़ रुपए का एकड़ है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। हमें IMF ने कहा कि आप इनकम टैक्स पे नहीं एग्जेम्पशन कर सकते, लेकिन क्योंकि हमारी पहले अनाउंस थी तो स्पेशली IMF ने इस पे एग्री किया है और ये 2035 से बाद में उन्होंने कहा कि नहीं कीजिएगा। लेकिन इस वक्त तो ये तमाम जोन्स जो हैं अवेलेबल हैं बेस्ट सरमायाकारी के लिए और दुनिया बड़ी तवज्जो कर रही है इधर। नया टैक्स तो इस बजट में भी कोई लगा नहीं है, छोटा सा ये मामूली सा, अगर कहें कि कार्बन लेवी कुछ लगा है, यानी कार्बन का, या आप कहें कि कोई सेल टैक्स जो कि इम्पोर्टेड पे नहीं पहले था, वो लोकल इंडस्ट्री को उसको प्रोटेक्शन देने के लगे, नहीं तो कोई किसी किस्म का इस बजट में टैक्स नहीं लगा। और फिर आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बेहतरी तो ये हुई है इसमें कि हुकूमत के अखराजात में, टोटल अखराजात में सिर्फ 0.25% का इजाफा हुआ है। हालांकि होगा, यानी हम प्लान कर रहे हैं कि अगले साल सिर्फ 0.2% का इजाफा होगा, जबकि 7% की महंगाई होगी। यानी पहली बार रियल टर्म्स में कम हुआ है अखराजात हुकूमत के। तो जो डेफिसिट हो रहा था ना 6%, 6.5% GDP का जो खसारा हो रहा था, वो इस 3.5% तक चला जाएगा इस बजट के बाद, जो हम तवक्को कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ देखिए, टैक्स में कमी की गई है, इंडिविजुअल टैक्स में काफ़ी कमी हुई है, इसमें आम आदमी को बहुत बेनिफिट की चीज़ें हैं। मैं मसलन कहूँ कि देखिए ना, यानी प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स या हुकूमत के जो टैक्स, जो कि तनख्वाहदार लोग हैं, तो उन पे जो 12 लाख का तो टैक्स हमें 60,000 से 30,000 कर दिया। तो टैक्स में तो हम कमी ला रहे हैं ना, और वैसे भी टैक्सेस को कम किया है। और इसके अलावा जो नए जो है सेक्टर जिनको टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है पहली बार, फारूक साहब, ऑनलाइन शॉपिंग है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारी जो टोटल इकॉनमी है वो कैश बेस्ड इकॉनमी है, उसको हमने डिजिटल करना है। ऑन द अदर साइड आपने ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर टैक्सेस लगा दिए हैं। फ्रीलांसिंग जो है, IT का जो सेक्टर है, इसके साथ यूट्यूबर्स पे अब टैक्स होगा। तो इस पे अभी ये सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा था, उस तरह से ग्रो हुआ भी नहीं था, तो अभी क्या टाइम था इसके ऊपर भी टैक्स लगाने का? जी, इसमें एक और एडिशन भी कर ली गई है कि 18% सोलर पैनल के ऊपर भी टैक्स लग गया। यानी कि दुनिया भर में इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, और यहाँ पे इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है। और आप सोचिए कि हौसला शिकनी की जा रही है सोलर पैनल की, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए।
अच्छा, एक एक बात जिसका जिक्र बड़ा कम आता है वो ये है कि हम ढूंढते हैं बैरूनी सरमायाकारी को, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर उसको सामने नहीं लाया जाता। अब आप सोचिए कि अगर कोई बैरूनी सरमायाकार बैठा है और वो पाकिस्तान में कोई कारोबार करना चाहता है तो पाकिस्तान में आके वो एक कंपनी रजिस्टर करेगा। अगर वो कंपनी रजिस्टर करता है तो 100 रुपया अगर उसकी कमाई होती है उस कंपनी की, तो उसमें से 29 तो डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स लग जाता है। उसके बाद 10% जो है वो हम सुपर टैक्स लगा देते हैं। उसके बाद 6% जो है वो वर्कर्स कोई प्रोविडेंट वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड का टैक्स लग जाता है। फिर अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है उसके ऊपर मजीद 15% टैक्स लग जाता है। अब जो कॉरपोरेशन का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपया हुआ था तो उसकी जेब में 40 रुपए बचते हैं। 60 रुपए हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगा देती है कॉर्पोरेट अगर आप कोई ऑपरेशन पाकिस्तान में करें। अब मैं ढूंढता रहा कि दुनिया में कोई और मुल्क मिल जाए जहां पे ये टैक्स का आलम हो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, तो मुझे एक मुल्क मिला है अफ्रीका का, कैमरूस के नाम से। बाकी दुनिया में आपको कोई मुल्क नहीं मिलेगा जहां पे जो कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान में लगाया जाता है उस शरह से दुनिया में कहीं लगता हो। तो फिर हम इस तवक्को से बैठते हैं कि बैरूनी सरमायाकार आएगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, या इवन लोकल सरमायाकार जो है वो नई कंपनियां रजिस्टर कराएगा और नया काम करेगा। तो ये एक सिम्त मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन में दिखानी चाहिए थी कि अगर मुल्क बैरूनी सरमायाकारों को ढूंढ रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी आलमी तौर पे कंपैरेटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहीं पे एक बात हो रही है कि पाकिस्तानी कोई 5000 के करीब पाकिस्तानी पिछले चंद सालों में उन्होंने यूएई में जाके अपनी आईटी जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड करवाई हैं, मतलब ऑलरेडी वो पैसे अपना डील बाहर कर रहे हैं। पाकिस्तान जब लेके आएंगे या मजीद टैक्सेस अगर ये लगाते हैं, गवर्नमेंट जिस तरह प्लान कर रही है, तो मजीद आपका जो है कैपिटल पाकिस्तान में नहीं आ पाएगा। नए आने वाले सरमायाकार के लिए मैं जिम्मेदारी देता हूँ 10 साल के लिए 0% उस पर टैक्स लगे, ना उस पर मशीनरी पे ड्यूटी है, आए ना इन्वेस्ट करे। ये ठीक है कि हमारे यहाँ ये जो बिजली के रेट ज़्यादा हैं और इसके अलावा तो ये कर्जा आपकी जो बैंक रेट है वो भी काफ़ी कम हो गया और फर्दर कम होगा, ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। और जहाँ पे 0% टैक्स है उसको भी तो जिक्र करें ना। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी नया सरमाया आएगा, बहुत सी इंडस्ट्रियों में कोई भी टैक्स नहीं है उसमें, 0, तो अब इसके से कम तो नहीं हो सकता ना कोई टैक्स। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद भी उनको मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हमें आबिद सुलारी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इसके साथ साथ इशफाक तुरा साहब भी हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया, दोनों मोजिज़ हमारे ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा सुलारी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दें कि इससे बेहतर बजट आ सकता था जो हालात आपके सामने थे, और जो हुकूमत की जानिब से अपने लिए अहदाफ जो है मुकर्रर किया गया है, क्या वो पूरा कर पाएगी टैक्स कलेक्शन का? जी मैं ज़ाती तौर पे इससे एक ज़्यादा मुश्किल बजट के लिए ज़हनी तौर पे तैयार था। अगर आप देखें, मेरे ख्याल पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये पिछले को 20-22 साल से मैं बजट को एनालाइज कर रहा हूँ, ये पहला बजट मेरी नज़र से गुजरा है गालिबन जिसमें कि जो अखराजात हैं वो पिछले साल की निस्बत कम किए हैं हुकूमत ने अपने। अगर आपको याद हो तो पिछला जो बजट था वो 18.8 ट्रिलियन रुपए का था। ये वाला जो बजट है ये 17.5 ट्रिलियन रुपए का है, 17,573 अरब रुपए का। तो इसमें 1.3 ट्रिलियन रुपया जो है हुकूमत ने अपने अखराजात इसमें कम किए हैं। इसी तरह से जो खसारा है, खसारे को भी अगर आप देखें तो प्रिसाइजली 999 अरब रुपए का खसारा जो है वो हुकूमत ने कम इसमें किया है। दूसरी अगर इसमें बेहतर चीज़ देखता हूँ तो वो ये है जो तनख्वाहदार तबका है वो बिल्कुल नाउमीद होकर बैठा हुआ था, और IMF ने आखिरी लम्हे तक इसकी मुखालफत की थी, लेकिन सिंबॉलिक ही सही हुकूमत जो है उसको कोई 2.5%
टैक्स में रिलीफ देने में कामयाब हुई। इसी तरीके से जो पेंशन्स और पे में कुछ इजाफा है वो भी गालबन चले सिंबॉलिक है, लेकिन अगेन वो एक पॉजिटिव फीचर है। इसी तरीके से रियल स्टेट जो कि बड़े अरसे से जमूद का शिकार थी, उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का खात्मा और विद होल्डिंग टैक्सेस में कमी, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो 716 अरब रुपये की रैकेट जो प्रोविज़न रखी गई है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो जो वज़ीर ख़जाना बार बार दोहराते थे कि इस बजट से इकॉनमी का डीएनए चेंज हो जाएगा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ जाएंगी, उसमें मुझे अभी भी शुबा है कि वो रिफॉर्म आती या डीएनए चेंज होने वाली स्ट्रेटजी इसमें नज़र नहीं आ रही। अगर मैं पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी की तरफ देखता हूँ तो एक तरफ हमें बताया गया कि जी चूँकि फॉसिल फ्यूल जो है डीजल और पेट्रोल और मिट्टी का तेल फर्नेस ऑयल वो गंदा होता है, उसको डिस्करेज करने के लिए 2.5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी लगा दी गई, मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो अच्छी तवानाई का जरिया है सोलर पैनल, वो इम्पोर्टेड सोलर पैनल पे 18% टैक्स लगा दिया कि जनाब आप वो जो इम्पोर्ट होके आ रहे हैं उस पर 18% टैक्स दें। तो तवानाई जो इसलिए महंगी कर दी गई कि वो गंदी है, डर्टी टेक्नोलॉजी है, दूसरी इसलिए महंगी कर दी गई कि वो इम्पोर्ट होके आ रहा है, तो फिर कंज्यूमर क्या करेगा। इसी तरीके से जो छोटी गाड़ी पे मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ है वो छोटी गाड़ी पे जो 5% टैक्स बढ़ा दिया गया 850 सीसी से नीचे वाली गाड़ियों पे। मेरा ख्याल है वो मिडिल क्लास के साथ दुश्मनी है, जो कि सारी उम्र अगर पैसे जोड़ के वो गाड़ी लेना चाह रहे हो, अब पता चले कि ठीक है। आपने जो एक बड़ी अहम बात की वज़ीर ख़जाना जिस आज कहा कि आइंदा बजट के लिए जो डीएनए है उसका चेंज हो जाएगा। चलें तौला साहब, कितनी तब्दीली आ सकती है, मतलब जो आज वज़ीर साहब ने दावा भी किया है, और सेकेंडली ओवरऑल बजट जो आपने फिगर्स देखे हैं, आज जो स्पीच सुनी है, आप मुतमिन हैं बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक्चुअली ये फिगर तो अगले साल पता चलेंगे कि ठीक थे कि गलत थे। और पिछले साल के अगर अंदाजों से मैं लगाऊं, जैसे सिर्फ एक रेवेन्यू का हम फिगर ले लें 12,920 अरब, फिर देन वी वेंट टू आईएमएफ और आखिरी में हम थे 12,330 पे थे। 2 महीने पहले मैंने आपके प्रोग्रामों में कहा था कि मेरे हिसाब से 11,800 11,900 होंगे, और आज उन्होंने एग्री किया 11,900 से ज्यादा हम नहीं कर सकेंगे। उसमें भी कितने एडवांसेज हैं, इवन सेल्स टैक्स के एडवांसेज हैं, बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जिनको मैं बहुत चैलेंज कर सकता हूँ। इवन इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आबिद साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, आखिरी क्वार्टर में 5.6 की आपने ग्रोथ दिखाई है मुझे, तो उसको अगर मैं बेंचमार्क लगाऊं तो अगले साल तो आप एशियन टाइगर बने ना, 8% की फिर ग्रोथ दिखाए, फिर अगले साल की एक क्वार्टर के जब आप 5.6 अचीव कर सकते हैं तो, और ओवरऑल भले आप 2.68 पे लेके जाए, तो फिर तो आप 8-9% पे लेके जाएं, क्यों आप नहीं लेके जा रहे। दूसरी बात ये है कि इस मरतबा का भी जो फिगर है, जो इन्फ्लेशन या उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपना ग्रोथ को, तो 13,000 अरब से ऊपर नहीं जाता। 13,000 सवा 13,000 अरब, 900 से 1,000 अरब तक आपको एडिशनल मेजर्स लेने हैं, और कोई ऐसे मेजर्स मुझे नजर नहीं आ रहे जहां पर पे आपके को ऑर्गेनाइज वे में आप उस पर ले सके। और अगर पुराने रिफंड या पुराने जो एडवांसेज अगर मैं सही मानों में एडजस्ट कर सकूं, तो अगेन मेरे हिसाब से 12,500 से ऊपर हमारा एस्टिमेट है 13,450 के करीब होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब हुकूमत का जो एस्टिमेट है वो 14,131 अरब जो है हदफ हुकूमत ने मुकर्रर जो कर रखा है वो इस बार पूरा होता आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? मजीद कोई टैक्सेस, कोई मिनी बजट या कोई इस तरह की जाना पड़ेगा हुकूमत को? 14,131 है। और देखें मिनी बजट लाने से क्या हुआ है, पिछले मरतबा में जी मिनी बजट आप 2-3 साल पहले 3 दफा लेके आए, व्हाट फिगर जो है वो अचीव। इस मरतबा भी आपने कोशिश की कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले लें, आपने कहा जी लॉ ये लीगल केसेस फंसे हुए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये 4 ट्रिलियन की जो लॉ की जो उन्होंने फिगर दी थी हमें, उसमें से 1400 अरब ऐसे हैं कि जो कमिश्नर अपील के पास थे, 1400 अरब ऐसे थे जो ट्रिब्यूनल के पास थे, सिर्फ 800 अरब ऐसे हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। अब देखें आप उनमें से क्या देखेंगे, आपने इतनी ड्रास्टिक चेंजेस कर दी, वो जो चेंजेस आपने जिस ऑर्डिनेंस के तहत की थी, मुझे लग रहा है वो सीनेट है वो खुद लैप्स हो जाएगा, क्योंकि अगर उस ऑर्डिनेंस को आप चाहते कि आज यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद आप मेरा ख्याल है इस फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाते, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा उनमें से कोई भी ऐसी चीज जो और बिल्कुल सही किया। अगर मैं कहता हूँ उस ऑर्डिनेंस को खत्म हो जाना चाहिए था।
तो ये ऐसे फिगर है, मैं नहीं समझता इसमें। आबिद भाई मेरे बड़े भाई हैं, सही बात कर रहे हैं कि वो है, मगर ये फिगर जिसके बेस पे उन्होंने फिस्कल डेफिसिट वर्क किया है ऊपर से लेके नीचे तक, मुझे जो रेवेन्यू साइड है वो नॉन टेनेबल लगती है। एक्सपेंसेस में भी मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, डिफेंस का कम रखा है इन्होंने, बाकी पेंशन का भी बिल्कुल ठीक है, कार्य सरकार का भी बिल्कुल ठीक है। डेट सर्विसिंग मेरे हिसाब से अगर अभी भी ये चाहें, क्योंकि अभी आज भी इनके पास 7% का गैप है, इनके पास पॉजिटिव आपका इंटरेस्ट रेट है, अगर आप 3 से 4% कम करेंगे तो आप 2000 अरब बचा सकते हैं। मतलब कि अहदाफ पूरे करने के लिए जिस तरह पेट्रोलियम लेवी जो थी उस पर कैप खत्म कर दी, वो जो शॉर्ट फॉल था, मतलब ये एक्सपर्ट ये कहते हैं कि साहब वो ठीक है, मुख्तलिफ मद में हुकूमत ने कहा कि इस मद में लगेंगी, कुछ सड़कें बनेगी या कुछ रिलीफ देंगे किसी सेक्टर को, लेकिन असल वो जो शॉर्ट फॉल था उधर ही वो पैसा जो है डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, अब शेख साहब जो अहदाफ हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, तोला साहब फरमा रहे हैं कि वो पूरे होंगे नहीं, वहाँ आपको कोई ना कोई मिनी बजट या किसी और ऑल्टरनेट किसी दूसरी जानिब जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये एग्री नहीं करता। देखिए पिछले साल 9,000 अरब से टारगेट रखा गया था 13,000 अरब का, तो 9,000 से 12,000 अरब 3,000 अरब का इजाफा हुआ है। अब 12,000 अरब से 14,000 अरब 2,000 अरब फर्दर इजाफे की बात है। उसमें कोई 7-7.5% तो इन्फ्लेशन है और 4.5% ग्रोथ है, तो ये 12% तो ये इजाफा है, बाकी 7%। देखिए इस साल 380 अरब रुपए उनसे हासिल किया गया है जो कि टैक्सेस में नहीं था, जो कि एक्स्ट्रा उन्हीं टैक्सेस से वसूली की गई है, जो कि एवियन हो रही थी, जो लीकेज थी, उस लीकेज को प्लग किया गया 380 अरब का। तो सिमिलर अगले साल भी आप देखिएगा। हमारी तवज्जो सिर्फ यही है, टैक्स बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं है, हमारी तवज्जो है कि इन्हीं टैक्सेस से जो प्रॉपर बनता है, जो लीकेज है, जो सेल टैक्स की सारी है और जो ट्रेस एंड टैक्स सिस्टम की खराबियाँ हैं, जो नाजायज़ तौर पे फंसे हुए हैं कोर्टों में, ये तमाम मामलात को हम बेहतर करना चाहते हैं। हम लोगों पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते, कम से कम इस बजट में कोई टैक्स ख़ास तौर पे नहीं बढ़ा। ये ठीक है कि 18% सोलर पे सेल टैक्स लगाए, कि वो इसलिए लगाए कि लोकल इंडस्ट्री पे सेल टैक्स है, तो अगर लोकल वाले को compete करना है तो इम्पोर्टेड भी लगाया जाएगा। उसको रैशनलाइज करने के लिए 18% सेल टैक्स लगाए, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत कम टैक्सेस में लगा गया है। और पिछली बार 3,000 अरब हमने ज़्यादा वसूल की है, लेकिन टारगेट से 1,000 अरब कम रहा, क्योंकि टारगेट ही ऐसा था। 4,000 अरब का ज़्यादती का टारगेट था 40% का, अब 40% तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस साल देखिए सबसे बड़ी बात जो इस बजट में ये है कि पहली बार मैंने ये देखा कि हुकूमत ने अपने एक्सपेंडिचर्स कम किए। ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ इस बजट में 0.25% बढ़ा है, जबकि अगले साल की महंगाई हम तवक्को कर रहे हैं 7% का। इसका मतलब रियल टर्म में हमने बजट अपना एक्सपेंसेस कम किया, एक्सपेंसेस कम किए। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक शेख साहब फिगर है मेरे पास, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे तो ये बता देते रहिए कि वज़ीर आज़म के जो मुख्तलिफ दौरा जात हैं उसके लिए 60 लाख रुपये रखे हैं, डिस्पेंसरी के लिए 42 लाख रुपये, और प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है उसके बागीचे के लिए 4.5 करोड़ रुपये रख दिए हैं। ये फिगर कोई समझ नहीं आया, क्या तबसरा करेंगे इस पर? ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। यहाँ तो आप देखें कि एक जो प्रोफेशनल है ना हमारे यहाँ, वो 35-40 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए फैसिलिटेट करने के लिए, और ये कोई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, आप दूसरे मुल्कों को बैरून मुल्क जो दौरे हैं उसकी टिकट वगैरह बाय करना, जो भी सारी चीजें होंगी, आई डोंट नो उस पर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उसके लिए सिर्फ 60 लाख रुपए हैं, और एक बगीचे के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में है वो 4.5 करोड़ रुपए है। अब उसका तो डिटेल पता कर लीजिए आपके क्या है। बात तो सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की भी देख लीजिए ना, आपके पड़ोस में ममालिक हैं, उनके यहाँ क्या खर्चा है। हमारी तो तनख्वाहें बहुत कम थी, अगर तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 5 लाख 5.5 लाख तनख्वाह हुई है एक पार्लियामेंटेरियन की, तो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। हालांकि तमाम पड़ोसी ममालिक में पहले से ही वो तनख्वाह इतनी होती हर यहाँ तो आजकल तो एक प्रोफेशनल जो है बैंकों के प्रेसिडेंट क्या लेते हैं, 30-40 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेते हैं। तो ये भी है कि मैं अपनी तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं ले रहा। तो वो जिक्र भी तो आप करें, जहाँ एक जिक्र करते हैं कि यहाँ बढ़ा दिया गया है, तो मैं अगर साल में 80 लाख रुपए 5.5 लाख के हिसाब से तनख्वाह नहीं ले रहा, वो जिक्र किसी ने नहीं किया, ना अप्रीशिएट किया है। सिर्फ यही है कि कहीं किसी का टिकट बढ़ जाए, कोई खर्चा उसमें होटल में कोई रह ले, उस पर तनकीद करने वाले तो हैं। कभी अप्रीशिएट भी किया है किसी बात को
किसी ने, मैं अगर तनख्वाह नहीं लेना या और लोग भी हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं जो तनख्वाह नहीं ले रहे, तो कम अज़ कम उनको अप्रिशिएट भी करता है कि लोगों को और मोटिवेशन हो उस तरफ। तो दोनों तरफ काम होना चाहिए ना, सिर्फ क्या तफसील करेंगे इसके ऊपर? एक ये फिगर IMF ने कहा हुकूमत को अपने अखराजात कम करें, और तो बजट में भी नजर आ रहा है कुछ कम हुए हैं, कुछ इंक्रीज हुआ, लेकिन बड़ा माइनर सा इंक्रीज है। लेकिन दूसरी जब जो कफायतशारी मुहिम थी हुकूमत की, वो कहाँ तक पहुंची? कुछ उस तरह से खातिर का नताइज तो नहीं निकले उसके भी? देखिए, कुछ ऑस्टेरिटी में जब हम फेडरल बजट की बात कर रहे हैं जो कि 17.5 ट्रिलियन रुपए का बजट है, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि बहुत मीनिंगलेस हो जाते हैं। असल चीज़ ये है कि उस बड़े फ्रेमवर्क में जो पॉलिसी मैयर्स है वो किस तरह के लिए जा रहे हैं। तो मेरे नज़दीक ऑस्टेरिटी मैयर का जो पैमाना होगा वो ये है कि हमारी प्राइवेटाइजेशन कितनी कामयाब होगी। अब अगर इस बजट के मैं डॉक्यूमेंट में नंबर देखता हूँ तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से सिर्फ 87 बिलियन रुपीज़ यानी 87 अरब रुपए रखे गए हैं अगले साल, जिसका मतलब ये है कि ना तो मुझे PIA प्राइवेटाइज होती नज़र आ रही है, ज़ाहिर हम 87 अरब रुपए की तो नहीं बेचेंगे, ना मुझे स्टील मिल प्राइवेटाइज होती नज़र आ रही है, ना कोई डिस्कोज उस तरह से प्राइवेटाइज होते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इक्का दुक्का एक्सपेंडिचर है सिंबॉलिक किस्म के, उनकी बजाय अगर मैं बड़े एक्सपेंडिचर को देखूँ तो वहाँ पर मुझे जो है वो कफायतशारी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है, या वो लोग जो कि अब सरप्लस पूल का हिस्सा बने हैं डिवीजन्स को मर्ज करने के बाद, उनका आगे मसरफ जो है वो क्या होगा, किस तरीके से हम अपनी मिनिस्ट्रीज की तादाद जो है वो कम कर रहे होंगे। जो बिलावल भुट्टो साहब का जो था इलेक्शन के दौरान जो मंशूर में नारा कि जी जो डिफॉल्ट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी सूबों में दे दी जाएं, वफाक से मिनिस्ट्रीज़ का लोड कम किया जाए, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? तो मेरा ख्याल है जब हम वफाकी बजट को देखें तो फिर इस तरह के जो इशूज़ हैं उनको देखना चाहिए, और वहाँ पर मुझे उस तरह से कफायतशारी सच नज़र नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से मतलब जो हुकूमत के दावे रहे हैं माजी में, अपोजिशन का बड़ा अहम रोल है इसमें कि वो हुकूमत को याद कराती रहे राना साहब असम्बली के ऊपर, फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन उस तरह से अब तगड़ी पार्लियामान में रोल प्ले नहीं कर रही। जो अवामी इशूज़ हैं उसके ऊपर वहाँ पे एहतजाज उस तरह से नहीं हो रहे जो होने चाहिए। बाकी सियासी मामला के ऊपर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जहाँ पे हुकूमत को झंझोड़ना चाहिए कि आपने वादे किए थे, ये आप लोगों ने क्लेम किया था, आप लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर भी। आपको पता है कि जब से ये हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान में जो शख्सी आज़ादी है उसके ऊपर तो बिल्कुल कतगन है। आपने जलसा जुलूस करना हो तो आपके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पार्लियामान में तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नहीं, पार्लियामान में तो अपना किरदार अदा करें। देखिए, मैं बात बताऊँ, देखें हम अब बिगर पिक्चर में बात करते हैं। देखें, जो बेसिकली जो बजट होता है ये तो एक विजन होता है गवर्नमेंट का। ये तो एक बड़ी आमियाना सी तकरीर की और वही नंबर्स की बात करके कोई इनका विजन। देखें, 3-4 चीज़ें हैं जिससे आप चीज़ मैयर करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें कि 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, हाईएस्ट एवर हो चुका है। ठीक है, इन्होंने लेबर फोर्स सर्वे नहीं करवाया, 2021 के बाद कोई लेबर फोर्स सर्वे नहीं हुआ। एक आम ख्याल है कि 12% से ऊपर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है। पिछले 3 साल के अंदर 32 लाख पाकिस्तानी छोड़ चुका है, और एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर के दरमियान आपका कैपिटल फ्लाइट हो चुका, जो यहाँ से लेके जा चुके हैं। ये अभी रेमिटेंस की बात कर रहे थे, रेमिटेंस तो इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और इतने पाकिस्तानी जा चुके हैं, वही पैसा जितने भेज रहे हैं उसकी वजह से रेमिटेंस थोड़ी आपकी हाई हो चुकी हैं। चौथा मैं बताएं, मुल्क में खुशहाली कैसे आती है? 2 चीज़ों से आती है खुशहाली। नंबर 1, आपके लिए आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। कोई पॉलिटिकल, इन्होंने जिस तरह की ये आगे फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है उस दिन से पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि अब आप लोगों का मैंडेट चोरी करके आप आके बैठ के और मुल्क में स्टेबिलिटी लेंगे, ये ऐसे होता नहीं है। दुनिया में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लेके आती है। मुझे आप बताएं, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी ग्रो नहीं कर रही, आपकी एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रही, आपका 25% आपकी एग्रीकल्चर आपके GDP में कंट्रीब्यूट करती है, तकरीबन 50% आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तकरीबन आपने 1 साल के अंदर तकरीबन 4000 अरब आपने किसानों की जेबों को, किसान को नुकसान हो चुका है। अब मुझे बात बताएं कि आप ये कौन सी खुशहाली के दावे हैं, किस चीज़ के हैं? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कि लोगों की अपने तलीम के ऊपर, सेहत के ऊपर जो अपने पैसे खर्च करने हैं वहाँ से है। बाकी तो इन्होंने नंबर बैलेंस करने के लिए फलाना, और मैं वो आपको बता चुका हूँ। बिजली बात हूँ आपको, मैं बात हूँ, बिजली की खपत आपके मुल्क में नीचे आ गई है। ठीक है, तकरीबन 10 से 12% आपकी ये सोलर का फैक्टर निकाल के है। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री को, अगर आप इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, आपने सोलर के ऊपर आपने मजीद आपने टैक्स लगा दिया है। और एक बात और,
हमारे दौर में इंडस्ट्री का जो टैरिफ था पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर के अंदर, वो बिजली का टैरिफ 18 रुपए था। इन्होंने बिजली का टैरिफ डबल से ऊपर कर दिया बिजली का। तो इंडस्ट्री मुझे बताएं कैसे लगनी। मैंने बताया एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो अपनी जगह, एक्सपोर्ट नीचे है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे है, एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क है, आम आदमी का। देखिए एक बात, आखिरी बात है, सिर्फ अगर आप 2 हेड ले लें, बिजली के बिलों के ऊपर जो उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया है, बिजली के बिलों के ऊपर जो उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया वो इस साल तकरीबन 1200 अरब रुपए है, और तकरीबन 1300 अरब रुपया इन्होंने लोगों को, जो लोग आम आदमी, गरीब आदमी जो पेट्रोल खरीदता है, और आपकी जो बिजली की खपत है वो 70% जो आपकी है वो आम आदमी की खपत है। ठीक है, इंडस्ट्री को भी टैक्स देना पड़ता है। तकरीबन ये दो अगर आपसे हेड लगा लें तो तकरीबन इन्होंने 2600-2700 अरब रुपया इस साल इन्होंने लोगों की जेबों से निकाल लिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, टैक्स पे टैक्स आप लगा रहे हैं, और जो ताजर दोस्त इनकी स्कीम थी इन्होंने निकाली है, आपकी हैरानगी आपके लिए होगी कि इन्होंने रखा था कि हम 30 अरब रुपया उससे इकट्ठा करेंगे, और गैस करें इन्होंने कितने रुपए इकट्ठे किए ताजर दोस्त स्कीम से? 30 लाख रुपया। ये तो हुकूमत का विजन है। 1,50,000 लोग सिर्फ उसमें एनरोल हुए, बाकी तो किसी ने तो ये तो साहब ज़राई शोबा जो है पाकिस्तान में जो है वो कह लें कि बैकबोन की हैसियत रखता है। अभी जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उस पर मजीद टैक्सेस ना लगाने का जो हुकूमती फैसला है, क्या उधर कुछ रिलीफ मिलेगा इस शोबे को? जिस तरह वहाँ पे बड़ी कह लें कि आहो बका है, किसान जो है वो कह रहे रुल गए, मर गए, जो आप सुनते हैं सारा दिन, किसान इत्तेहाद के जो लोग हैं वो भी बताते हैं कि किस तरह से उनका जो पूरा सेक्टर है वो तबाह होकर रह गया। देखिए, मैं नहीं समझता, जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट को उसमें हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए। लेट द डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म टेक। आप देखें, वीट की प्राइस इंटरनेशनल, शुगर केन की प्राइस इंटरनेशनल, राइस की प्राइस इंटरनेशनल, तो फिर सब्सिडी किस बात की? इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, आबिद भाई मुझसे एग्री करेंगे कि सबसे बड़ा मसला है फार्म टू मार्केट का है, जो आड़ती है ना उसका मसला है। ये मसला अगर आप एक मरतबा हल कर दें वो हो नहीं सकेगा, ना कैसर साहब कर सकेंगे ना राणा साहब कर सकेंगे। तो मैं इसलिए इस बात पे मैं कायल हूं कि आप फ्री मार्केट मैकेनिज्म पे चले, और फ्री मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू जो काम हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता। दुनिया में ये रिवाज है, आप क्यों नहीं कर रहे? जहां तक रहा सवाल, आतिफ भाई ने बड़ी बीच मतलब जज्बाती बातें की हैं। आपने बजा फरमाया कि फ्री मार्केट हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जिस तरह बाकी इजनास है उनके लिए सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये वीट और इसके लिए भी कोई बेंचमार्क हुकूमत जो है वो ना सेट करे और एक ओपन मार्केट में जाने दे तो चीज़ें बेहतर हो जाए। चलें, आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की ट्रांसमिशन में शिरकत। कल पोस्ट बजट जो है प्रेशर होगा, मजीद इस पर डिबेट भी करेंगे। आज ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।